So we are starting with the data response. ये जून 23 की डेटा रिस्पॉन्स है, पर ये दूसरा वेरिएंट है भाई। तो ये जून 23 का पेपर 4 वेरिएंट बना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको डेटा रिस्पॉन्स ना थोड़ी सी ज़्यादा करा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि A2 में ना डेटा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जाती है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, हमें मार्क्स उठाने हैं ना यहाँ से। तो सेक्शन ए इस डेटा रिस्पॉन्स 20 मार्क्स की होती है, 40 मिनट्स में करनी है, उससे कम टाइम में भी हो जाती है अक्सर। तो सही है। अभी डेटा रिस्पॉन्स माइक्रो के ऊपर है, तो मैंने तभी ये सेलेक्ट करी है। थोड़ा बहुत हमारा माइक्रो भी इससे रिवाइज हो जाएगा। अब तक हमने जो भी करी है वो माइक्रो वाली करी है शायद। अब पढ़ना ये आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन वन ऑब्वियसली। कंपटीशन, मोनोपोली एंड द मार्केट। सही है। तो रीड करने में इतना टाइम नहीं लगता A2 की डेटा रिस्पॉन्स में। तो कंपटीशन, मोनोपोली एंड द मार्केट। Firms are sometimes thought of as machines. Inputs go in, products come out. However, it matters how powerful these firms are allowed to become. ठीक है भाई। Competition law, the law that governs how firms compete in the market, how they exert their power, and how and when they may join forces. अक्सर merger हो जाते हैं ना। Has not prevented high concentration ratios in many industries. Competition law के बावजूद high concentration ratios हैं। Concentration ratio याद है? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि concentration ratio is CR4, तो CR4 लेट से मैं कहता हूँ कि 60% है फॉर एग्जाम्पल। अगर CR4 60% है तो इसका मतलब क्या है? अगर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज 60% CR4, तो इसका मतलब क्या है कि 4 बिगेस्ट फर्म्स का 60% शेयर है। ठीक है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि कंपटीशन लॉ के बावजूद हम नहीं रोक पा रहे इस चीज को। Global monopolies have been created in the name of free market capitalism. Mergers have been approved and monopolies tolerated under the assumption that they are efficient. मतलब efficient है, अपने दिल को बहलाने वाली बात है। Their ability to enable innovation is relied upon to justify these monopolized industries. So basically, आपको याद होगा जब हमने मोनोपोली का टॉपिक भी पढ़ा था, तो वहां पर हमने सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट मोनोपोली का ये रखा था कि मोनोपोली कभी भी मोनोपोली ऐसे नहीं बनती, वो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनती है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि इस एक एडवांटेज पे मोनोपोली के इतने सारे डिसएडवांटेज हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। Competition law is being used to protect a narrow set of public interests based on the idea of consumer welfare. The test applied by the law is whether any change will result in lower prices for consumers and thus is beneficial. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम हो जाएंगे तो ये बेनिफिशियल है। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मोनोपोलाइज्ड द रिजल्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर becomes. The logic that focuses on consumer prices is flawed. अब ये कह रहा है कि ये जो कंज्यूमर प्राइसेस कम होती है और आप इस बेसिस से मोनोपोली को एनकरेज कर रहे हो क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह होते हैं, तो ये फ्लॉड है। दिस कैन बी सीन इन द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्म्स ऑन द एनवायरनमेंट। वही बात है, पोल्यूशन होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, याद है। Prices do not capture the negative externalities of production for which neither the producer nor the consumer pays. वही बात है, एक्सटर्नैलिटीज फिर कौन बेयर करता है? ना कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर, ये तो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट देखते हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज कौन बेयर करता है? थर्ड पार्टी इसको बेयर करती है, फॉर विच नो कॉम्पनसेशन ऑफ इज पेड। तो नो कॉम्पनसेशन इज पेड का मतलब क्या है? नाइदर द कंज्यूमर नॉर द प्रोड्यूसर पेज फॉर इट। लो कंज्यूमर प्राइसेस आर नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर फॉर कंज्यूमर वेलफेयर। कह रहे हैं कि भाई एक एडिक्वेट कंज्यूमर वेलफेयर के लिए नहीं है, प्राइसेस इतने फर्क नहीं पड़ता। द लो प्राइस लो वेस्ट स्पाइरल कीप्स पुशिंग फॉर चीपर गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अब ये कह रहा है कि कंज्यूमर के लिए प्राइस तो कम है, पर ये प्राइस कम कंज्यूमर के लिए ऐसी हो रही है कि ये वर्कर्स को कम वेज दी जा रही है। द रिजल्ट इज दैट वर्कर्स आर पेड लेस। देखो लिखा हुआ है इसने। अब कंज्यूमर को तो प्राइसेस कम मिल गई, वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। Low prices cause in unequal bargaining positions between powerful employers and their workers. जाहिर सी बात है, worker cannot negotiate higher wages if the employer is too powerful. And between powerful buyers and small independent suppliers. अब होता क्या है कि जो small independent suppliers हैं उनको मोनोपोली बुली करते हैं, कहते हैं कि हमें जो है वो लो प्राइस में ये माल दो वरना हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। अब स्मॉल फर्म जो है वो जाहिर सी बात है फिर उसको बेच देती है, स्मॉल सप्लायर्स जो होते हैं, तो उनको बुली करते हैं ये लोग। सही है। तो ये भी एक मसले, मतलब इसे 3 मसले मेरे को एक तरह से बता दिए। एक तो इसने एनवायरनमेंट की बात करी, दूसरा इसने पावरफुल एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स वाली बात करी, फिर उसने जो है पावरफुल बायर्स एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स की बात करी। तो बड़ी आसान डेटा रिस्पॉन्स है फिलहाल। Regulation has a role to play in protecting consumers' rules and laws from the worst abuses of monopoly power by firms. There needs, however, to be the new competition law that promotes the free market rather than the desires of the monopoly firms. कह रहा है कि competition law को थोड़ा change करो
It needs to consider the balance of power between the public sector and the private enterprise. सही है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहे, नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या कह रहा है, द आर्टिकल रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, दे एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। 4 मार्क का सवाल है, सही है। तो सबसे पहले तो तुम उसको, ये आंसर्स तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास लिखे हुए हैं, पर पहले तो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आप इसको बोलो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का मतलब है व्हेन यू फोकस ऑन द फ्यू लार्जेस्ट फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री। एक एग्जांपल ले लो, जैसे बोलो कि CR4 इज 60%। अब CR4 60% का मतलब क्या है, परसेंटेज शेयर हेल्ड बाय लार्जेस्ट 4 फर्म्स। तो आपने उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये चीज उसको समझा दी। अच्छा, फिर आपने जो है वो उसको ये बताया कि कंसंट्रेशन रेशियो जितना कम होता है उतना कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन रेशियो इज 20%, इसका मतलब 20% जो है वो बिगेस्ट फ्यू फर्म्स का शेयर है, और बाकी 80% बाकी फर्म्स का, तो इसका मतलब कंपटीशन ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन रेशियो इज 60%, इसका मतलब बाकी 40% के लिए कंपटीशन हो रहा है, इसका मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो CR जितना कम होगा उतना कंपटीशन होगा। क्लियर है ये चीज। अब कैलकुलेट कैसे होता है, आप बेसिकली क्या करोगे, जो टोटल सेल्स ऑफ लार्जेस्ट फर्म्स जो होती है ना, उनको डिवाइड कर देते हो टोटल सेल्स ऑफ मार्केट से, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके पास 1% आएगा, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होगा। क्लियर है चीज। मतलब आप लार्जेस्ट 4 फर्म्स ले लो, या लार्जेस्ट 3 फर्म्स ले लो, या लार्जेस्ट 2 फर्म्स ले लो, वो आपके ऊपर। क्लियर है चीज। तो मसला, क्लियर है चीज, को मसला। अच्छा, पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल वेदर द आर्टिकल इज करेक्ट इन सेइंग दैट नाइदर द प्रोड्यूसर नॉर द कंज्यूमर पेज फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो तुम उसको सबसे पहले तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन करोगे कि व्हाट आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, दैट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी, इट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है। पोल्यूशन की एग्जांपल उठा लो, कार प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की एग्जांपल ले लो, कार प्रोडक्शन एंड कार यूज। जैसे तुम बोलो कि गाड़ी की प्रोडक्शन से भी पोल्यूशन हो रहा है, तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, और गाड़ी की कंजम्पशन से भी पोल्यूशन हो रहा है, तो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी दोनों बतानी है। जैसे गाड़ी की प्रोडक्शन में पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ कम हो रही है, तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। कार यूज से जो है वो रोडों पे ट्रैफिक हो रही है, लोग काम पे लेट पहुंच रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सही है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, कंज्यूमर की वजह से हो रहा है, एक प्रोड्यूसर की वजह से भी हो रहा है, कंज्यूमर की वजह से भी हो रहा है, तो दोनों का बताना। और फिर इसको बोलो कि हाँ भाई ना, दे बोथ डोंट पे, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट देते हैं, ये एक्सटर्नल कॉस्ट भी देते हैं। फिर इसका आंसर मैं दिखाऊंगा। तो पार्ट ए भी मेरे ख्याल में बड़ा आसान है, बड़ी सिंपल डेटा रिस्पॉन्स है। अच्छा, पार्ट सी में क्या कह रहा है ये, पार्ट सी में क्या कह रहा है ये, पार्ट सी में कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डिस्क्राइब 2 रीजंस व्हाई द आर्टिकल सेज इंक्रीज कंसंट्रेशन इन एन इंडस्ट्री में नॉट इंप्रूव कंज्यूमर वेलफेयर। बहुत चीजें इसने बताई हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के अलावा इसने बहुत चीजें बताई हैं जो कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेट कर रही हैं। क्या क्या बताया था इसने। सबसे पहला पॉइंट तो इसने ये बताया था, एक तो भाई मोनोपोली पावर जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सही है। अब ये प्रॉफिट्स का जो बेनिफिट हो रहा है ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट को और शेयर होल्डर्स को हो रहा है। It benefits only the management and the shareholders. It does not benefit the consumers. तो पहला पॉइंट तो आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के अलावा ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कर रहे थे, दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो अनइक्वल बार्गेनिंग पावर है। अच्छा, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर किसकी है, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वर्कर्स कैन नॉट निगोशिएट हायर वेजेस। ठीक है, तो लो वेजेस दी जा रही है, एक ये मसला। एक और इशू लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वर्कर्स कैन नॉट बार्गेन फॉर हायर वेजेस। ठीक है।
अच्छा, एक और उसने पॉइंट बताया था कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर भी कम हो गई है, जो स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो गई है? सही है। तो जिसकी वजह से लो परचेज प्राइसेस मिल रही है, तो स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बाय मोनोपोली पावर। नहीं ना, सवाल क्या लिखा है आपसे, पढ़ो ना, क्या गलत तो नहीं कर रहा? हाँ ना, वही ना, तो मतलब सब कंज्यूमर से ही तो रिलेट कर रहा है। मतलब आप खुद ये चीज सोचो ना, एक्सटर्नैलिटी के अलावा अगर ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट तो कंज्यूमर से ही कर रहे हैं ना, वर्कर कौन है? कंज्यूमर ही तो है। तो उसको वेजेस सही नहीं मिल रही। फिर जब आप सप्लायर को एक्सप्लॉइट करके उससे लो परचेजिंग पावर लोगे, तो इससे सप्लायर के प्रॉफिट्स कम होंगे, अगेन उससे भी कंज्यूमर वेलफेयर नहीं हो रहा। मोनो प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं, कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा, वही कंज्यूमर। तो घुमा फिरा के सारे पॉइंट इससे ही कनेक्ट हो रहे हैं ना। और ये आंसर स्ट्रेट फ्रॉम द केस निकला है। पहले तीन पार्ट्स के आंसर देख लेते हैं। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था। सही है? यहाँ पर आप मेरी वाली एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, CR4 वाली, यहाँ लिखी भी नहीं है। अच्छा, ये 0 से लेके 100% होता है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, जाहिर है। ये रीड कर लो। अच्छा, फिर आपका पार्ट बी आप देखो यहाँ पे। ये तो आसान सवाल है यार, पार्ट बी देखो। With an example, whether the article is correct in identifying the neither the producer nor the consumer pay negative similarity, ये रीड करो जरा आंसर। इवैल्यूएशन क्यों होगी बेटा? एक्सप्लेन का सवाल है। एक्सप्लेन का सवाल में क्यों इवैल्यूएशन करो? कंसिडर में किया जाता है, एसएस में किया जाता है। पढ़ लिया? डेटा रिस्पॉन्स जो मैं करा रहा हूँ ना, वो करते जाओ, उसके अलावा देख लो पांच छह और। तो हिंदी एंड आनी तो ऑन दी डे अलग ही है, पर आइडिया होना चाहिए आपको। आपकी स्पीड बढ़ती है जब आप घर पे करते हो ना। पार्ट सी कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज डिस्क्राइब टू रीजंस व्हाई द आर्टिकल सेज इंक्रीज कंसंट्रेशन इन एन इंडस्ट्री मे नॉट इंप्रूव कंज्यूमर वेलफेयर। तो देखो, पहला पॉइंट ये रहा, पावर ऑफ मोनोपोलीज बढ़ेंगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये रहा, अनइक्वल नेगोशिएशन बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट सप्लायर्स। यहाँ पर वर्कर्स वाला पॉइंट भी आ सकता था। सही है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलग पेज पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, द आर्टिकल सेज दैट द मोनोपोलीज आर टॉलरेटेड बिकॉज दे आर एफिशिएंट। Assess with the help of a diagram whether economic theory supports the idea that monopolies are efficient। हाँ भाई, इससे आसान सवाल कभी देखा है आपने? अब 8 मार्क का सवाल है ये। यार, ये तो एमएस खोलनी पड़ेगी, इसकी एलोकेशन किस बेसिस पे हो रही है? सबर करो जरा। 8 मार्क का सवाल कैसे है ये? नहीं, 8 यार तो बहुत ज्यादा है। या तो डायग्राम की ये 4 मार्क्स दे रहा है, फिर 1 मिनट रुको। ये देखिए भाई, 2 मार्क यहाँ पर मिल रहे हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की डेफिनेशन के, 2 मार्क मिल रहे हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की डेफिनेशन के। 4 मार्क ये हो गए। 3 मार्क ये डायग्राम पे दे रहा है, तो 7 मार्क हो गए। 1 मार्क इवैल्यूएशन है, इस तरीके से हो रहा है ये। मतलब ये 2 मार्क एलिक्वेटिव, मैंने आपको बता देता हूँ। ये बड़ा अजीब सा है, ये 8 मार्क का नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को पहले अपन ने डिफाइन करा, इसके 2 मार्क दे रहा है। ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। सही है। फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी के 2 मार्क दे रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट, नहीं सॉरी, एवरेज रेवेन्यू विच इज बेसिकली प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। सही है। AR इज इक्वल्स टू MC वाला सिनेरियो है यहाँ पे। या तो आप सिंपली यहाँ पर वो लिख सकते हो, MSB इज इक्वल्स टू MSC।
सही है। अच्छा फिर डायग्राम क्या बनेगी आपकी? हाँ तो हाँ, इन दोनों को कंबाइन करके इकोनॉमिक एफिशिएंसी बता दो, बोलो कि अगर ये दोनों अचीव हो रही है तो फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, ठीक है ये भी। ठीक है। अच्छा 3 मार्क जो है वो ये डायग्राम के दे रहा है, अब 3 मार्क कौन सी डायग्राम के दे रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मोनोपोली के ग्राफ के थ्रू आपको ये बताना है ना कि नहीं हो रहा है, देखो जरा ये आसान डायग्राम है वो। अच्छा देखना, यहाँ पर एमसी लिखा, ये डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर एम आर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू क्वांटिटी, सही है। अब ग्राफ में आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूँ ना, देखो पहले तो आप उसको बताओ कि एक प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली तो यहाँ ऑपरेट करती है, पहली बात। तो ई पे वो ऑपरेट कर रही है, ई इज एम सी इक्वल्स टू एम आर, सबसे पहले तो ये बता दो। ठीक है, अब एम सी इक्वल्स टू एम आर से एक क्वांटिटी और एक प्राइस निकाल के दिखा दो, बोलो कि भाई ये कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस, सही है। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। फिर आप उसको बोलो कि भाई रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो तो इधर ही ऑपरेट करता है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है कि अब यहाँ पर ये सवाल में ये कह रहा है कि मोनोपोली और एफिशिएंट, पर इकोनॉमिक थ्योरी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। तो एंड में तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि इकोनॉमिक थ्योरी सपोर्ट नहीं करी। अब ग्राफिकली आप उसको बताओ, बोलो कि ये यहाँ ऑपरेट कर रहा है, ये कर सकता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कर सकता है पर करता नहीं है। ये Q1 पे, सॉरी यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वो कर सकता है पर करता नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है, E1 कौन सा पॉइंट है? एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम का, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का। यहाँ पर वो ऑपरेट करेगा नहीं, यहाँ पर वो ऑपरेट करेगा नहीं, ले रहे ये चीज। तो फिर यहाँ से क्वांटिटी निकालो, और फिर जो है, यार ये भी ऐसे ही बना रहा हूँ मैं यार, चेंज नहीं कर रहा। फिर उसको दिखाओ कि भाई प्राइस कम हो सकती थी, प्राइस क्या हो सकती थी, कम हो सकती थी। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंट पे ऑपरेट करेगा तो प्राइस कम हो सकती थी। फिर एक और पॉइंट दिखाओ, बोलोगे भाई ये एलोकेटिव भी ऑपरेट कर सकता था, एलोकेटिव ये वाला पॉइंट है, एमसी इक्वल्स टू एआर, तो ये आपका एलोकेटिव वाला पॉइंट है। यहीं से प्राइस निकालो, यहीं से क्वांटिटी निकालो, भाई। तो ये आपकी आ गई Q2। तो आपने उसको कंपेयर करके दिखा दिया कि भाई ये करता पी पे है, हालांकि ये P1 और P2 पे भी कर सकता है, मतलब बेसिकली ये कर ई पे रहा है, ये E1 और E2 पे भी कर सकता है। अब ना ये प्रोडक्टिव एफिशिएंट है ना ये एलोकेटिव एफिशिएंट है, ये का ऑपरेट कर रहा है एमसी रिवर्स हमारे पे। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये अंडर एलोकेशन कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और हाई प्राइसेस चार्ज करके कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज कर रहा है। और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बेसिकली अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो E2 इज योर एमसी इक्वल्स टू AR। अब इस डायग्राम के ये खाली 3 मार्क दे रहा है, हालांकि बहुत रेयर है ये इतने दे रहा है मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब एंड में जो है आप कंक्लूड कर दो कि द थ्योरी डज नॉट सपोर्ट दिस ओपिनियन। थ्योरी डज नॉट सपोर्ट दिस ओपिनियन, ठीक है जी। नहीं नहीं, क्या हो गया भाई, मैक्सिमम 8 मार्क की, उससे ऊपर नहीं आता, इतना ज्यादा नहीं आता। इसका ये आंसर देख लो, डिफाइन किया हुआ है एलोकेटिव प्रोडक्टिव को, ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, और ये आपका आंसर जो है वो ये रहा पूरा। इसको रीड कर लेना जरा, बड़ा आसान था यार ये। अब ये पेपर जो है ये देखने में मुश्किल है कि आसान?